अडॉप्ट करता है लीगली, सेवियो यू हैव टू आंसर में, कोई अगर लीगली अडॉप्ट करता है तो जिसने अडॉप्ट किया वो कौन बन जाएगा? गार्डियन बन जाएगा। एंड ऐसा जो लीगल अडॉप्शन होता है ना, आई एम कब से मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ लीगल अडॉप्शन, दैट मीन्स कोर्ट यहाँ पर देखेगा कि वेदर यू हैव द कैपेसिटी, ये बच्चे को तुम जो लेके जा रहे हो उसको संभालने का, पढ़ाने का, लिखाने का, इसके फ्यूचर का सेफगार्ड करने का आपके में कैपेसिटी है या नहीं है, ये देखने के बाद ही कोर्ट आपको उसका गार्डियन का रोल प्ले करने की परमिशन देता है। ओके, तो ये सारी चीजें आप आगे भी बहुत पढ़ोगे डिटेल में जब आप सीए सीएस के आगे की स्टडीज करोगे। ये तो कुछ भी नहीं है बच्चे, तो बहुत ही छोटा नॉलेज है अभी आपके सामने, आगे और भी बहुत आएगा। तो शैल वी स्टार्ट विथ पॉइंट नंबर 6 नाउ। ओके बच्चों, यहाँ वी आर अबाउट टू डिस्कस व्हाट अबाउट दोस कॉन्ट्रैक्ट्स जो गार्डियन एंटर कर सकता है, गार्डियन करता है ऑन बिहाफ ऑफ माइनर, आर दे वैलिड? तो आप जरा एक लाइन ध्यान से सुनना एंड बच्चों मुझे लगता है पूरा आंसर आपको समझ में आ जाना चाहिए। ओके ध्यान से सुनो बच्चों, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट माइनर के बिहाफ पर अगर कोई गार्डियन करता है एंड इफ इट इज फाउंड दैट कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ माइनर, ये कॉन्ट्रैक्ट का जो इम्पैक्ट होगा फ्यूचर में वो माइनर के फायदे के लिए है, माइनर के फायदे के लिए है, इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ माइनर। तो ध्यान में रखो, ये जो कॉन्ट्रैक्ट गार्डियन करेगा ऑन बिहाफ ऑफ माइनर will be treated as valid contract, will be treated as valid contract. Now you give me answer, कब ये लॉ void बोलेगा? गार्डियन कॉन्ट्रैक्ट एंटर करेगा ऑन बिहाफ ऑफ माइनर लेकिन कोर्ट उस कॉन्ट्रैक्ट को void बोल सकता है, कौन से केस में? कौन से केस में? क्लियर कट, जहां आप मालूम पड़ता है कि इट इज नॉट फॉर द बेनिफिट ऑफ माइनर, ये कॉन्ट्रैक्ट आगे चल के माइनर को एक्सप्लॉइट कर सकता है, ये कॉन्ट्रैक्ट जो गार्डियन ने एंटर किया ये आगे चल के माइनर को नुकसान में ला सकता है, ये माइनर के बेनिफिट के लिए नहीं है। गेटिंग दैट? ये माइनर को लॉस में डाल सकता है। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है तो कोर्ट क्या कहेगा गार्डियन को कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट तुमने किया है ऑन बेनिफिट ऑन बिहाफ ऑफ माइनर, हम इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बोलते हैं, यानी उसका इफेक्ट नल एंड वॉइड हो जाएगा। ओके तो आई थिंक आपको मेन पॉइंट कैच हो गया है। तो यहाँ आंसर दोनों आ सकता है, डू यू एग्री विद दिस? क्या गार्डियन कॉन्ट्रैक्ट एंटर करेगा ऑन बिहाफ ऑफ माइनर वैलिड भी हो सकता है, वॉइड भी हो सकता है, डू यू एग्री विद दिस? वैलिड कब होगा? इफ इट इज इन द बेनिफिट ऑफ माइनर, एंड वॉइड कब होगा? व्हेन इट इज नॉट इन द बेनिफिट ऑफ माइनर। एकदम सिंपल है बच्चों। ओके एकदम सिंपल है। अब गार्डियन का किया गया कॉन्ट्रैक्ट आगे चल के माइनर भी इन्फोर्स कर सकता है, अगर उसके बेनिफिट के लिए है तो माइनर भी इन्फोर्स कर सकता है अगर उसके बेनिफिट के लिए है तो। इज दैट ओके? नहीं तो लॉ आ जाएगा अपना लाइन लेकर, इंपॉर्टेंट कौन सा लाइन? माइनर से रिलेटेड एग्रीमेंट वॉइड, माइनर से रिलेटेड एग्रीमेंट वॉइड, लॉ ऐसा आके बोल देगा इमीडिएटली। सो बच्चों, कोई भी गार्डियन अगर होता है, लीगल गार्डियन अगर है माइनर का, एंड वो माइनर के बिहाफ पर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो बच्चों लॉ का ध्यान जरूर रहता है उसके ऊपर कि ये कॉन्ट्रैक्ट is it for the benefit of minor or not for the benefit of minor, and if court finds that it is for the benefit of minor then that contract will be treated as valid, enforceable. and अब अगर उनको लगा कि नहीं ये not for the benefit of minor है, okay, it is going to result in the loss of minor, then that case these contracts will be treated as void contracts. So बच्चों द गिवन पैराग्राफ वैसे मैं रीड करने के लिए दे सकता हूँ आपको घर पे, बट लेट अस रीड, 2 मिनट जाएगा। क्या लिखा है देखो,
though minor's agreement is void, we know this generally, though minor's agreement is void, his guardian can, under certain circumstances, not all, under certain circumstances, entered into valid contract on behalf of minor. कितना क्लियर कट लिखा है? कुछ सर्टन सर्कमस्टेंसेस में गार्डियन कैन एंटर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ माइनर, लिखा है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। फिर क्या लिखा है? वेयर द गार्डियन मेक्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर द माइनर which is within his competence and which is for the benefit of the minor, very important line, and which is for the benefit of the minor, there will be valid contract, there will be valid contract which minor can enforce। यानी बच्चों इधर ही मैं अगर वर्ड डाल दूं कि विच इज नॉट फॉर द बेनिफिट ऑफ माइनर, तो आपका आंसर इज एब्सोल्युटली अपोजिट, है कि नहीं? आप इमीडिएटली अपोजिट आंसर दे देंगे, सर अवॉइड। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ में वापस लिखा भी है, देखो, बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स मेड बाय माइनर ऑन बिहाफ, आई एम सॉरी, मैंने गलत पढ़ा, बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स मेड बाय गार्डियन ऑन बिहाफ ऑफ माइनर इज नॉट वैलिड। देयर आर ओनली certain contracts done in certain circumstances will be treated as valid contract। इसका मतलब ये नहीं कि सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो गार्डियन करे ऑन बिहाफ ऑफ माइनर आर दे वैलिड, नो। मैंने क्या कहा था कि बेनिफिट देखा जाएगा, बोला था कि नहीं मैंने? सो बच्चों ये सीए स्टूडेंट जरा ध्यान दो, ट्रू एंड फॉल्स में ये सेंटेंस आ सकता है। सो व्हाट आंसर यू आर गोइंग टू राइट इफ यू आर गेटिंग दिस स्टेटमेंट, all the contracts made by guardian on behalf of minor are not valid? अगर ये लाइन आता है तो फॉल्स आ सकता है कि नहीं? Because we know in certain circumstances contract entered by guardian on behalf of minor can be valid if it is for the benefit of minor। ओके, फिर उन्होंने इसको भी समझाने के लिए एक एग्जांपल दिया है, देखो बच्चों क्या एग्जांपल है। फॉर इंस्टेंस, द गार्डियन ऑफ माइनर हैज नो पावर टू बाइंड द माइनर बाय कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, हाँ बच्चों कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, स्पेलिंग मिस्टेक, to bind the minor by contract for the purchase of immovable property। बच्चों अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेस करने का कोई कॉन्ट्रैक्ट है, बराबर है, तो ये परचेस वाले प्रॉपर्टी में गार्डियन का किया गया कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ माइनर विल हैव नो लीगल वैलिडिटी। क्योंकि पता नहीं क्या है, लॉ यहाँ एजम्पशन करता है कि यहाँ पर हो सकता है कि ये परचेस करते समय गार्डियन का भी कुछ सेल्फ इंटरेस्ट हो, गार्डियन माइनर को कुछ फंसा कर ये प्रॉपर्टी बेचकर कम रेट में, ज्यादा रेट में, जो भी है, करने की कोशिश कर रहा हो। गेटिंग दैट एवरीवन? तो बच्चों यहाँ पर उन्होंने कैसे एग्जांपल दिया है कि जब कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है परचेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का, तो गार्डियन का किया गया कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ माइनर विल नॉट बी विल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन माइनर। वो माइनर को बाइंड नहीं कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट से। लेकिन रिवर्स कर दो, देखो क्या लिखा है आगे बाद में, बट कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड बाय, यही चीज अगर कोई सर्टिफाइड गार्डियन करता है। सी बच्चों, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गार्डियन एंड सर्टिफाइड गार्डियन। सभी मैंने कहा था गार्डियन कैन बी अ पर्सन हु इज इन रिलेशन नॉर्मली, and certified guardian can be outsider also। Why we use the word certified guardian? Because it is appointed by the court, बरोबर है। अब जब कोर्ट से अपॉइंटेड गार्डियन यही सारी ट्रांजैक्शंस करता है, फॉर एग्जांपल परचेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ माइनर या सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ माइनर,
अगर सर्टिफाइड गार्डियन यही काम करता है तो बच्चों ये कॉन्ट्रैक्ट्स आपके हिसाब से क्या होने चाहिए? ये कॉन्ट्रैक्ट्स आपके हिसाब से क्या होने चाहिए? सर्टिफाइड गार्डियन अगर यही काम करता है, सर्टिफाइड गार्डियन मीन्स पर्सन अपॉइंटेड बाय कोर्ट, तो इट हैज टू बी वैलिड, क्योंकि ये कोर्ट के, आप समझ गए ना, कोर्ट के नजरों के सामने सारी कॉन्ट्रैक्ट्स हो रही हैं, एंड कोर्ट का अपॉइंटेड पर्सन ही गार्डियन है, जिसका कोई सेल्फ इंटरेस्ट होता नहीं है माइनर के साथ। तो हमेशा माइनर के फायदे का ही सोचेंगे ना। कोर्ट जब सोचेगा तो हमेशा माइनर के फायदे का ही सोचेगा, फिर चाहे वो परचेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट हो या सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट हो। आर यू गेटिंग दिस? लेकिन कोई रिलेटेड पर्सन अगर गार्डियन है जो सर्टिफाइड गार्डियन नहीं है, बच्चों पॉसिबिलिटी है कि नहीं कि वो कुछ सेटिंग करके कुछ गलत भी कर सकता है यहाँ पर माइनर के प्रॉपर्टी को लेकर? पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? सोचो जरा, मैंने क्या कहा इसमें। आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि किसी को केयर टेकर बनाया जाता है तो वो देखता है कि 18 साल का कब हो जाए, मैं इसको मार दूं, सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाए। बहुत सारी फिल्मों में हमने देखा है ना, कि 18 साल का हो जाने दो, या ये लड़की 18 साल की हो जाने दो, भाई इसको हम लोग मार डालेंगे, फिर सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम पे हो जाएगी। 18 साल के पहले हमने मार दिया इनको तो सारी प्रॉपर्टी चैरिटी को चली जाएगी। ऐसे क्या क्या दुनिया भर का नाटक हम देखते हैं फिल्मों में, है कि नहीं? तो बच्चों पूरा लास्ट का 2 लाइन फिर एक बार पढ़ रहा हूँ। बट कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड बाय अ सर्टिफाइड गार्डियन that is appointed by court of minor with the sanction of the court. See the wordings. Sanction of the court matlab of course with the permission of the court for the sale of minor's property may be enforced by either party to the contract. May be enforced, बराबर है? आइदर पार्टी, आइदर पार्टी में कौन? माइनर या तो फिर जिसने परचेस किया है, सामने वाली पार्टी। गेटिंग दैट? तो बच्चों आपको पता है कि माइनर की प्रॉपर्टी सेल की जा सकती है ताकि जिस व्यक्ति ने उसे नेसेसरी सप्लाई की है उसको पैसा दे सके। इसलिए कभी कभी कोर्ट के कहने पर एक स्पेशल पर्सन अपॉइंट किया जा सकता है, सर्टिफाइड गार्डियन, एंड वो माइनर की प्रॉपर्टी का एक हिस्सा बेचकर हो सकता है उसमें से पैसा वो उस पर्सन को दे जिसने उस माइनर को नेसेसरी सप्लाई की है। बच्चों आई एम नाउ वेटिंग फॉर 30 सेकेंड्स। कोई डाउट हो तो पूछो जरा। पॉइंट नंबर 6 में यस नो में आंसर दो। कोई डाउट है तो ठीक है, नहीं तो फिर देखो। एस्टॉपेल मीनिंग प्रिय मैंने बताया था ना, एस्टॉप्ट करना। याद करो एग्जाम्पल, राहुल सर ने पैसा मयूर सर को दिया था मुझे देने के लिए। अच्छा, मैं बताता हूँ एस्टॉप्ट करना। एस्टॉप्ट मतलब अपने आप को, है कि नहीं, मतलब बोलते ना, हिंदी में बोलते ना, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेना। जरूरत नहीं था फिर भी। मैं A1 का पार्टनर नहीं हूँ प्रिया, समझ लो, मैं A1 का पार्टनर नहीं हूँ। A1 का पार्टनर कौन है? हमारे प्रिंसिपल है जो दोषी सर हैं, राहुल सर हैं, डीसा सर हैं, विकास सर हैं, हाँ? ये 4 पार्टनर्स हैं। मैं पार्टनर नहीं हूँ फॉर एग्जाम्पल, लेकिन मैं बाहर एक्टिंग ऐसा करता हूँ ना कि मैं पार्टनर ही हूँ जबरदस्त, एंड मेन पार्टनर मैं ही हूँ, जबकि इनफैक्ट आई एम नॉट पार्टनर। तो आपके नजरों में क्या आ गया? गिरीश इज ऑल्सो पार्टनर, एंड आपने उस इंप्रेशन में A1 के साथ डीलिंग कर दिया। तो आपको लगता नहीं गिरीश इज ऑल्सो लाइबल फॉर योर लॉसेस? गिरीश भी लाइबल हो गया आपके लॉस के लिए, जबकि गिरीश का कोई लेना देना है ही नहीं, वो पार्टनर था ही नहीं इन रियल सेंस। बट उसने अपने एक्टिंग से अपने आप को स्टॉप्ड कर लिया। गिरीश ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। ओके, देखो ना, आपने पार्टनरशिप फॉर्म में पढ़ा होगा, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट,
या पार्टनर बाय एस्टॉपेल। प्रिया देखो, अगर आपने ओसीएम उस वक्त याद है अगर आपको तो ओके। एंड वैसे भी हमको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पढ़ते समय ये सारी चीजें वापस आ जाएंगी। ओके, ठीक है, चलो डाउट पूछा था आपने। तो यहाँ पर हमने एक पढ़ा था पॉइंट कि एक माइनर को हम एस्टॉपेल वाले प्रिंसिपल में नहीं फंसा सकते। माइनर ने अगर एक्टिंग भी किया कि मैं ए वन का पार्टनर हूं, तो भी वो लायबल नहीं होगा। लीगल रूल है उसके लेकर माइनर के ऊपर एस्टॉपेल वाला प्रिंसिपल लागू ही नहीं होगा, क्योंकि वो माइनर है। उसके ऊपर केस ही नहीं होगा, तो एस्टॉपेल का रूल हम उसके ऊपर डालकर करेंगे क्या? ठीक है प्रिया, आर यू गेटिंग माई आंसर? ओके प्रिया, ठीक है। अभिशंकर, क्या डाउट है आपका? सर, अगर माइनर के पास कोई प्रॉपर्टी है तो फिर अनदर पर्सन उसे नेसेसरी क्यों देगा? माइनर प्रॉपर्टी नहीं बेच सकता ना उसको। माइनर के साथ कोई एग्रीमेंट करेगा ही नहीं खरीदने बेचने के लिए। अभिशंकर, वो प्रॉपर्टी बेचेगा खरीदेगा मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना, उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगा नहीं अभी, क्योंकि माइनर है वो। तो फंस गया ना मैटर उसका। इसलिए किसी ना किसी को सप्लाई करना पड़ेगा। यस, ओके, नाउ यू गॉट इट आई थिंक। ओके, ठीक है, चलो चलो, सही है, वेरी गुड, यू आर आस्किंग डाउट्स। पॉइंट नंबर 6 बच्चों, मैंने पूछा था डाउट, आपको किसी ने डाउट पूछा नहीं अभी, सिर्फ यही दो डाउट्स आए, प्रिया के और अभिशंकर के। बाकी किसी का डाउट नहीं है ना बच्चों, सो लेट अस कंटिन्यू देन। बच्चों, पॉइंट नंबर 7 आप देख सकते हो कि देर इज अ हेडिंग, नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अब बच्चों, माइनर चाइल्ड को लेकर या माइनर्स को लेकर जब लीगल रूल्स बनाए गए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, लीगल रूल्स जब बनाए गए माइनर की पोजीशन को लेकर, तो बच्चों ये जो पॉइंट नंबर 7 है, नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, तो पहले तो मैं आपको बता दूं, व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफिक परफॉर्मेंस? डू यू नो व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफिक परफॉर्मेंस? राइट रॉन्ग आंसर चलेगा, इफ यू नो समथिंग प्लीज टाइप। रॉन्ग आंसर भी चलेगा। नहीं मालूम है तो मैं तो समझाने वाला ही हूं आपको। बट कभी सुना हो पढ़ा हो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मतलब? ओके, पर्टिकुलर परफॉर्मेंस ओम चलेगा, अभिशंकर पर्टिकुलर चलेगा, और कुछ लीगली बता सकते हैं? ठीक है, चलो, नो प्रॉब्लम। बच्चों, आई जस्ट गिव अ सिंपल एग्जांपल। मान लो अपना जो A1 क्लास है, बच्चों अपना जो A1 क्लासेस है, A1 क्लासेस ने मुझे, यानी आप समझ लो गिरीश सर को, मुझे गिरीश को लॉ पढ़ाने के लिए अपॉइंट किया। एंड बच्चों, मैंने आपको पढ़ाने को स्टार्ट कर दिया, पढ़ा भी रहा हूं आपको, है ना? लेकिन मान लो कि 1 महीना पढ़ाने के बाद, यस पार्थ यू आर राइट, बाउंड टू परफॉर्म दैट, प्रिया यू आर ऑल्सो राइट। तो बच्चों, नाउ यू कॉन्सेंट्रेट ऑन माई एग्जाम्पल। अब A1 क्लासेस ने गिरीश को अपॉइंट किया लॉ पढ़ाने के लिए, कि गिरीश सर आपको 6 मंथ्स फॉर एग्जाम्पल लॉ पढ़ाना है। तो ये लॉ पढ़ाना एक स्पेसिफिक काम हुआ कि नहीं बच्चों? ये स्पेसिफिक काम है। यानी ये काम को पूरा करने के लिए गिरीश को अपॉइंट किया गया कि 6 महीना गिरीश पढ़ाएगा। गिरीश ने क्या किया, 2 महीना पढ़ाया, बाद में गिरीश बोलता है मेरा मुड़ गया, मेरे को नहीं पढ़ाने का, जाओ। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री।
और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। तो बच्चों यहाँ A1 क्लासेस, क्योंकि मैंने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट समझते हो, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, गिरीश ने तोड़ा, तो यहाँ A1 क्लासेस मेरे ऊपर केस करके, मेरे ऊपर केस करके कोर्ट से ये बोल सकता है, बोलने के लिए कि गिरीश को बोलो कि अगले साल से हमारे यहाँ नहीं पढ़ाए, लेकिन इस साल जो उन्होंने चालू किया है पढ़ाने का उसको कंप्लीट करे, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दे। गिरीश इज नाउ बाउंड टू परफॉर्म। गिरीश बोलता है नहीं तुम दूसरा सर देख लो, दूसरा प्रोफेसर देख लो। एवन ने कहा नहीं, हम दूसरा प्रोफेसर ढूंढने नहीं जाएंगे अभी, तुमको हमने अपॉइंट किया था, तुम वो काम पूरा करो एंड अच्छे से पूरा करो, ऐसा भी नहीं कि फालतूगिरी चाहिए, अच्छे से पूरा करो। एंड कोर्ट ने भी, बच्चों ध्यान से सुन लो, कोर्ट ने भी मुझे डायरेक्शन दिया, गिरीश स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पूरा करके मैटर खत्म करो, एंड अगर आप नहीं करते हो तो यू विल बी पुट बिहाइंड द बार्स। आपको स्पेसिफिकली अपॉइंट किया गया था ये काम करने के लिए, नाउ इट इज योर ड्यूटी टू कंप्लीट दैट वर्क। यू कंप्लीट योर वर्क, टेक योर फी एंड डोंट टीच फ्रॉम नेक्स्ट ईयर। बट इस साल का क्या, बीच में ऐसा छोड़ के नहीं जाने का, आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पूरा ही देना पड़ेगा। आर यू गेटिंग दिस? सैवियो, पॉइंट नंबर 2 पढ़ो, रूल नंबर 2 पढ़ो जाके, रेटिफिकेशन बोला था मैंने। सैवियो, सैवियो में तुम्हारे लिए रुका हूं। रेटिफिकेशन वाला पॉइंट पढ़ो, कुछ समझा सैवियो? अरे बाबा, जब हमने एग्रीमेंट किया तब तुम माइनर थे, तो बड़े होने के बाद उसको एनफोर्स नहीं किया जा सकता। पॉइंट समझा आपको? ठीक है। तो बच्चों अब ये पॉइंट क्या है जरा देखो। बच्चों मैं अभी एक और एग्जांपल लेता हूँ एंड मुझे लगता है सैवियो का डाउट एकदम एब्सोल्युटली क्लियर हो जाएगा। मैं बताता हूँ कैसे है। आगे भी है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, तो मैं सोच रहा हूँ अभी से एक एग्जांपल दे दूं। ओके बच्चों, एग्जांपल पे ध्यान दो, साइड में मार्किंग करके रखना सर ने क्या एग्जांपल दिया था। बच्चों ऐसा एग्जांपल एजम्पशन करो कि मैं एक बहुत ही फेमस फिल्म डायरेक्टर हूँ। ओके, हंसने की जरूरत नहीं है बच्चों, आपके हंसी की आवाज आ रही है मुझे। मान लो मैं एक बहुत ही फेमस फिल्म डायरेक्टर हूँ, ओके, राजकुमार हिरानी जैसा। एंड बच्चों मैं जो मूवी बना रहा हूँ, एक फिल्म डायरेक्ट कर रहा हूँ, उसमें मैंने अक्षय कुमार को एज अ हीरो, लीडिंग हीरो मैंने साइन किया, अक्षय कुमार। आर यू गेटिंग माई एग्जाम्पल? अक्षय कुमार। बच्चों वो फिल्म की शूटिंग 50% कंप्लीट हो गई, आधी शूटिंग कंप्लीट हो गई, करोड़ों रुपया खर्च हो गया मेरा, 50% शूटिंग कंप्लीट हो गई। उसके बाद अक्षय कुमार क्या कहते हैं, गिरीश मेरा मुड़ गया, मैं अभी काम नहीं करेगा तुम्हारे पिक्चर में। मैंने बोला फिर आधा पिक्चर, बोलते अजय देवगन को ले लो। अब आप सोचो, मेरा मूवी देखने आप जा रहे हैं, आधे पिक्चर में अक्षय कुमार हीरो, बाकी आधे इंटरवल के बाद अक्षय ये अजय अजय देवगन, तब पत्थर मारेंगे पर्दे पर। आपको समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा? अब आप ही बताओ, अक्षय कुमार का बीच में ही मेरी फिल्म छोड़ देना आधी शूटिंग करके, क्या ये सही है? क्या ये सही है? नुकसान हो जाएगा कि नहीं मेरा? देवाशीष, अक्षय कुमार ने मेरी आधी फिल्म की शूटिंग की और उसके बाद बोलता है अक्षय कुमार कि मैं आपकी फिल्म में काम नहीं करूंगा, आधे पिक्चर के लिए अजय देवगन को ले लो। तो आप सोचो, आधे पिक्चर में अक्षय कुमार हीरो, आधे पिक्चर में अजय देवगन, कैसे चलेगा? गलत है ना? इसलिए मैं अक्षय कुमार के ऊपर केस कर दूंगा।
एंड मैं केस में क्या कहूंगा कि अक्षय कुमार मेरी अगली फिल्म में आप काम मत करना, लेकिन ये जो आधी अधूरी फिल्म है इसको तो कंप्लीट करो। मैं कोर्ट को रिक्वेस्ट करूंगा कि अक्षय कुमार को बोलो कि मेरी फिल्म को पूरा करे। ये क्या आधे पिक्चर में मैं अजय देवगन को लू, कैसा देखने में लगता है। तो यहाँ कोर्ट जो है ना, कोर्ट, बच्चों ध्यान दो, कोर्ट, वो कोर्ट अक्षय कुमार को बोलेगा कि अक्षय कुमार स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दो, तुम्हारा ये बीच में पिक्चर छोड़ देना गलत है, तुम फिल्म पूरी करो। अक्षय कुमार ने कहा मैं नुकसान भरपाई करने को तैयार हूं। तो मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा, मेरे पास बहुत पैसा है, तुम पिक्चर पूरा करो, तुम अपना स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दो। बराबर है। एंड बच्चों, अक्षय कुमार के ऊपर केस हो गया यहाँ पर, क्योंकि वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं दे रहे थे। केस हो गया कि नहीं केस, कोर्ट मैटर हो गया। एंड कोर्ट उनको डायरेक्शन देगा ये फिल्म पूरा करने का। लेकिन अगर यही काम छोटा बच्चा कर दे तो, चलो आंसर दो। यही काम अगर कोई माइनर कर दे तो, बीच में आधा काम छोड़ के चला जाए, चलो व्हाट विल बी द आंसर। केस नहीं होगा, केस होगा ही नहीं, सही वॉइड बोलना सही है। आर यू गेटिंग दिस। तो मेरा बोलने का मतलब क्या कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वाला जो क्लॉज है वो केवल मेजर लोगों के ऊपर एप्लीकेबल है, नॉट ऑन माइनर। ये माइनर के ऊपर लागू नहीं है। कोई छोटा बच्चा मेरी मूवी में काम कर रहा है ना, वो के आधे में छोड़ के चला जाता है पिक्चर, तो मैं उसके ऊपर केस नहीं कर सकता एज अ फिल्म डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर। बच्चों जरा हॉनेस्टली बताना, हैव यू अंडरस्टूड माय एग्जांपल। देखो एग्जांपल से ही समझ में आएगा कि मैं क्या रोल पढ़ा रहा हूँ। आई एम टॉकिंग विथ ईच एंड एवरी स्टूडेंट। हैव यू अंडरस्टूड द एग्जांपल। थोड़ा मूवी का लिया मैंने एग्जांपल, बट दैट इज जस्ट ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ओके, नाउ यू रीड दैट टू लाइन। अब आप वो 7 पॉइंट पढ़ो, देखो आपको पूरा समझ में आ जाएगा क्या लिखा है। वो 2 पॉइंट पढ़ो। अ माइनर्स एग्रीमेंट बीइंग एब्सोल्युटली वॉइड, a minors agreement being absolutely void, there can be no question of specific performance of such agreement. There can be no question of specific performance of such an agreement. यानी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करने के लिए आप माइनर को फोर्स नहीं कर सकते। ओके, अनिकेत, व्हाट इज योर डाउट। सर, बट व्हाट इफ चाइल्ड वाज प्लेइंग लीड रोल एंड कंप्लीटेड हाफ मूवी स्टिल। फिर भी, फिर भी, अनिकेत, आई रिपीट, फिर भी। ओके, ये बात और है कि फिल्म प्रोड्यूसर हाथ पैर जोड़े उसके, है ना, बट लीगली उसके ऊपर केस नहीं हो सकता। आने के ट्राई टू अंडरस्टैंड, लीगली केस हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसको जब लीड रोल के लिए आपने साइन किया तो आपने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ही दिया था। एंड लॉ पहले से ही क्लियर था कि उस कॉन्ट्रैक्ट माइनर के साथ करोगे तो देखो भैया वो एनफोर्स होगा नहीं है। पहले ही तुम कॉन्ट्रैक्ट कर लो लेकिन वो एनफोर्स होगा नहीं। तो बीच में अगर वो बच्चा लीड रोल करते हुए छोड़ के चला जाए तो बच्चों, आप लीगली कुछ नहीं कर सकते, फिल्म डायरेक्टर लीगली कुछ नहीं कर सकता। अनिकेत, आर यू सेटिस्फाइड विद द आंसर। ओके, चलो ठीक है। तो बच्चों आई थिंक पॉइंट नंबर 7 इज एब्सोल्युटली क्लियर। चलो आगे पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 देखो बच्चों, इंसॉल्वेंट वर्ड समझते हो ना, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट कौन डिक्लेयर करता है। इंसॉल्वेंट व्यक्ति इंसॉल्वेंट है, ये कौन डिक्लेयर करता है। मैं दिवालिया हो गया, मेरा दिवाला निकल गया, ये कौन डिक्लेयर करेगा। कोर्ट। बराबर है। यस ऋषभ, यू आर राइट। इंसॉल्वेंट मतलब बैंकरप्ट, एंड मैं बैंकरप्ट हो गया, ये कौन डिक्लेयर करेगा, मीडिया या कोर्ट। इट इज ऑलवेज कोर्ट। कोर्ट डिक्लेयर करता है। बराबर है। आप और मैं, हम लोग डिक्लेयर नहीं कर सकते किसी भी व्यक्ति को कि ये बैंकरप्ट है, ये इंसॉल्वेंट है।
तो मैं आपको बता दूं, माइनर को कभी भी इंसॉल्वेंट नहीं बोला जाएगा। माइनर के साथ कोई एग्रीमेंट पहली बात तो होता नहीं है। माइनर के साथ कोई एग्रीमेंट आप करोगे तो वो वॉइड है। जब माइनर के साथ किया गया एग्रीमेंट वॉइड है, तो माइनर का इंसॉल्वेंट बनना ये पॉसिबल ही नहीं है। डेटर इंसॉल्वेंट हो गया, ये बात समझ में आया, प्रोवाइडेड दैट डेटर इज मेजर पर्सन। बरोबर है। तो ध्यान दो, ये जो माइनर इंसॉल्वेंट हो गया, ये ऐसा वर्ड आप कभी भी नहीं पढ़ोगे। सबको ये भी मालूम है, आपने पार्टनरशिप एक्ट में पढ़ा होगा ओसीएम में, कि माइनर पर्सनली इज नॉट लायबल, ही हैज लिमिटेड लाइबिलिटी। उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी कभी भी अटैच नहीं होती है, एक्सेप्ट नेसेसरीज वाले केस में, वो छोड़ दो, दैट इज एक्सेप्शनल केस। गेटिंग दैट एवरीवन? तो क्या लिखा है देखो, माइनर कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। कोर्ट कभी भी माइनर को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं कर सकता। मैं तो आपको पहले ही कह चुका हूं कि आपने मूवीज वगैरह देखते हो, बहुत सारे टीवी सीरियल देखते हो, कभी भी माइनर के ऊपर कोर्ट में केस चल रहा है, ऐसा कभी देखा है कि छोटे बच्चे को खड़ा किया उन्होंने कटघरे में? ऐसा हाँ, कभी कभी विटनेस के लिए बुलाते हैं, लेकिन वापस बच्चे का जो विटनेस है, वो एक कंक्लूसिव एविडेंस नहीं माना गया है कोर्ट में। फिर भी कभी कभी एक स्ट्रांगनेस देने के लिए केस को बुलाया जाता है, लेकिन कैदियों की तरह कन्विक्ट, या जिसको हम कल्प्रिट कहते हैं, आप वो कभी भी छोटे बच्चों को नहीं देखेंगे कोर्ट में। गेटिंग दैट? कोर्ट कैन नॉट डिक्लेयर माइनर एज ए इंसॉल्वेंट पर्सन, नॉट पॉसिबल। सो क्या लिखा है देखो, माइनर कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट as he is incapable of contracting debts and dues are payable from his personal properties of minor and he is not personally liable। और एक्चुअली सेंटेंस कैसे वापस पढ़ना है ठीक से देखो बच्चों, तो पूरा समझ में आएगा। माइनर कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड insolvent as is incapable of contracting debts and dues are payable from his personal properties, underline, of the minor। कौन से केस में? नेसेसरीज, याद करो, नेसेसरीज, बरोबर है, वो केस में। इट इज नॉट अगेंस्ट माइनर बट अगेंस्ट माइनर्स प्रॉपर्टी एंड ही इज नॉट पर्सनली लाइबल। आपने ये भी पढ़ा होगा पार्टनरशिप फर्म में कि जो माइनर पार्टनर होता है, आपके हिसाब से जो माइनर पार्टनर होता है, ही हैज लिमिटेड लाइबिलिटी। दैट मीन्स हिज पर्सनल प्रॉपर्टी इज नॉट अटैच्ड। गेटिंग दैट? जब भी पार्टनरशिप फर्म में बड़ा लॉस होगा, तो अदर सॉल्वेंट पार्टनर्स, मेजर पार्टनर्स, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी अटैच हो जाएगी, बट माइनर की पर्सनल प्रॉपर्टी अटैच नहीं होगी। माइनर की पर्सनल प्रॉपर्टी कब सेल की जाती है? ओनली इन केस ऑफ नेसेसरी सप्लाइड टू हिम। वो हम ऑलरेडी सेक्शन 68 में पढ़ चुके हैं। ओम इट इज नॉट नेसेसरी, मैंने कहा ना कि बुलाया जा सकता है केस को थोड़ा स्ट्रांग बनाने के लिए, बट कंक्लूसिव प्रूफ नहीं माना गया है उसे। विटनेस के तौर पर यूज होता है उनका, एक लिया जाता है उनका पूरा पंचनामा जब करते हैं ना, बट सामने वाला को ये जो रहता है ना वकील, वो कभी कभी ये कंक्लूसिव एविडेंस के तौर पर इसको माना नहीं जाएगा, ऐसा आर्ग्यूमेंट करते हैं वो लोग। गेटिंग दैट? ऐसा आर्ग्यूमेंट होता है। इसके लिए आप जब जैसा सीए सीएस बन जाएंगे, तो साथ में एलएलबी करेंगे ना, एलएलबी हो, ऐसे 2 मिनट बोल रहा हूँ आपके साथ, एलएलबी करेंगे, स्पेशली क्रिमिनल लॉ जब आप पढ़ेंगे, तो ये क्रिमिनल लॉ आईपीसी आपने सुना होगा, इंडियन पेनल कोड प्रोसीजर, आईपीसी। अभी तो आप कमर्शियल लॉ पढ़ रहे हो, तो उसमें ये सारी चीजें आपको मालूम पड़ेंगी। तो आईपीसी के एंगल से माइनर की गवाही जो है, विटनेस, वो कितनी कंक्लूसिव है, वो आईपीसी वाले लॉ में पढ़ेंगे। ओके। वो तो ऐसे में थोड़ा जनरल नॉलेज के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा बोल देता हूँ। एनीवे, आगे
बच्चों पार्टनरशिप 9 पॉइंट में नहीं पढ़ रहा हूँ, चलो आप खुद ही पढ़ो, मुझे पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, पढ़ा है आपने, पढ़ो चलो। एंड समझ में आ गया तो यस टाइप करो। पॉइंट नंबर 9 आपको पढ़ना है। दो दो तीन तीन बार डिस्कशन हो गया है, सो ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में फिर आएगा, रिवीजन के तौर पर फिर पढ़ेंगे आप लोग एक बार, एकदम कंफर्म हो जाता है ये पॉइंट, ये आपको कभी रॉन्ग होता ही नहीं है। पार्टनरशिप का पोजीशन, पार्टनरशिप से रिलेटेड क्या पोजीशन है माइनर की, ये ऑलमोस्ट अभी सबको अच्छे से आता है, एंड यू कैन राइट इट इन योर ओन वर्ड्स ऑल्सो। पॉइंट नंबर 10, बच्चों क्या लिखा है, माइनर कैन बी एन एजेंट। बच्चों एजेंट को लेकर एजेंसी याद करो, किसी को कुछ याद आया, कंसिडरेशन में कुछ पढ़ाया था मैंने। एजेंट एजेंसी को लेकर कंसिडरेशन में मैंने क्या पढ़ाया था, पढ़ के मत लिखो, याद करके लिखो जरा, किसी को याद है कंसिडरेशन टॉपिक में क्या पढ़ाया था मैंने एजेंसी को लेकर। एजेंसी मतलब एजेंट प्रिंसिपल, ये कॉन्ट्रैक्ट। नहीं नहीं साहब, ये तो अभी हम पढ़ेंगे, माइनर कैन बी एजेंट ओनली। हमने वहां कंसिडरेशन टॉपिक में क्या पढ़ा था यूनिट नंबर 2 में, एनीवन? Many are typing, so I am waiting for the answer. शिवम, नहीं वो थर्ड पार्टी केस कर सकते हो, उसमें नहीं पढ़ा था शिवम हमने। हमने कहाँ पढ़ा था याद है? नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट एन एजेंसी, याद करो। एजेंसी क्रिएट करने के लिए कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है। एजेंसी क्रिएट करने के लिए अगर कंसिडरेशन नहीं भी है तो भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी विल बी वैलिड। याद आया? शिवम थर्ड पार्टी केस कर सकते हैं, वो अलग स्टोरी है। वो ट्रस्ट वगैरह उसमें हमने पढ़ा था, ट्रस्ट अलग चीज है। वैलिडिटी ऑफ एग्री, यस अभी शंकर ने लिखा देखो अभी, वैलिडिटी ऑफ एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन में पढ़ा था हमने, यस एक्सेप्शनल केस में पढ़ा था। ओके, जहां पर वी मेक कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन एंड इट इज एनफोर्सेबल, उसमें ये भी था एक लाइन याद करो, नो कंसिडरेशन रिक्वायर्ड टू क्रिएट एन एजेंसी। तो बच्चों व्हेन आई यूज द वर्ड एजेंसी, दैट मींस प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप, where one person appoints another person as his agent and gives him authority to act behalf of him। जैसा मैं किसी ऑक्शनियर को अपॉइंट करता हूं मेरा सामान बेचने के लिए, तो बच्चों मैं प्रिंसिपल पर्सन हो गया एंड ऑक्शनियर इज एन एजेंट, एंड हमारे बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, बरोबर है, जो कि एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट है। अब बच्चों उसी को माइंड में रखते हुए अगर हम बोले तो हमारा लीगल रूल क्या कहता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कहता है कि माइनर कैन प्ले द रोल ऑफ एजेंट बट माइनर कैन नॉट प्ले द रोल ऑफ प्रिंसिपल। ये हमेशा याद रखो। मैं किसी माइनर को मेरा एजेंट अपॉइंट कर सकता हूं, वो अलाउड है एज पर लॉ। देखो मैं प्रिंसिपल पर्सन हूं एंड मान लो आप में से, आप 18 साल के नीचे हो, आप में से मैंने किसी को मेरा एजेंट अपॉइंट किया, तो आप एज अ एजेंट मेरे लिए काम कर सकते हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपके किए गए एक्ट के लिए मैं जिम्मेदार होगा, आप जिम्मेदार नहीं होंगे, क्योंकि आपके ऊपर केस ही नहीं होता है। हाँ लेकिन एज एन एजेंट आप जो भी काम करेंगे उसके लिए जिम्मेदारी मेरी होगी, प्रिंसिपल पर्सन की होगी। गेटिंग दैट? यानी एजेंट कैन बाइंड हिज प्रिंसिपल इफ एजेंट इज माइनर, बट प्रिंसिपल पर्सन कैन नॉट बाइंड माइनर हु इज एजेंट, क्योंकि माइनर के ऊपर केस होता ही नहीं। आर यू गेटिंग दिस? तो यहाँ इतना याद रखो कि माइनर कैन प्ले द रोल ऑफ एजेंट,
बरोबर है, एंड उसके किए गए एक्ट के लिए प्रिंसिपल विल बी रिस्पॉन्सिबल। इतना याद रखो, बरोबर है। वो अगर थर्ड पार्टी से डील करेगा एंड थर्ड पार्टी को कुछ नुकसान होगा तो थर्ड पार्टी किससे रिकवर करेगा? प्रिंसिपल पर्सन से। एंड बाद में थर्ड पार्टी प्रिंसिपल से पर्सन से रिकवर करने के बाद आप बताओ, प्रिंसिपल पर्सन एजेंट माइनर से रिकवर कर सकता है क्या? तेरे वजह से लॉस हो गया, चल दे तू, टाइप करो। नहीं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, मैं अभी पढ़ूंगा ना तो उसमें यही आपको समझना है कि मैंने अगर आपको एजेंट अपॉइंट किया ना, आपने किसी थर्ड पार्टी से डील किया तो दैट थर्ड पार्टी के लिए मैं लायबल हूं। आपके वजह से थर्ड पार्टी को नुकसान हुआ तो नुकसान की भरपाई मैं थर्ड पार्टी को करूंगा। लेकिन वो नुकसान देने के बाद क्या मैं आपसे रिकवर कर सकता हूं क्या? एज अ माइनर आपसे रिकवर कर सकता हूं क्या? द आंसर इज नो। यही लाइन आपको अभी पॉइंट नंबर 10 में समझनी है। तो बच्चों इतना रीड करके मैं आज का लेक्चर स्टॉप करता हूं। क्या लिखा है देखो पॉइंट नंबर 10 में, अ माइनर्स एक्ट या माइनर कैन एक्ट एज एन एजेंट। कितना क्लियर कट लिखा है, माइनर कैन एक्ट एज एन एजेंट but he will not be liable to his principal for his act. This line is important. But he will not be liable to his principal for his acts. अभी मैंने इसका एग्जाम्पल दिया आपको। क्या एग्जाम्पल दिया? कि मैंने माइनर को एजेंट अपॉइंट किया, माइनर ने एज ए एजेंट जाकर किसी थर्ड पार्टी के साथ डील किया, थर्ड पार्टी को नुकसान हुआ 10,000 का, तो 10,000 का नुकसान मैंने प्रिंसिपल पर्सन ने जाके भर दिया। अब ये 10,000 मुझे नुकसान किसके वजह से हुआ? माइनर के वजह से। क्या माइनर से मैं ये रिकवर कर सकता हूँ? नो, बिकॉज माइनर इज नॉट लाइबल टू हिज प्रिंसिपल फॉर हिज एक्ट्स। बच्चों क्या ये समझ में आया सबको? क्या ये लाइन सबको समझ में आया? दैट इज वाई बच्चा आई एम यूजिंग सम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स। आप जरा मार्किंग करके रखो एग्जाम्पल्स, नोट करके रखो कि सर ने इस वक्त क्या एग्जाम्पल दिया था हमको। That example again when you will recall, you will understand what the concept is या what the loss is। फिर बच्चों एक माइनर एज एन एजेंट, जब हम माइनर को एज एन एजेंट अपॉइंट करते हैं तो ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल क्या काम कर सकता है देखो, विदाउट मेकिंग हिमसेल्फ लाइबल। विदाउट मेकिंग हिमसेल्फ लाइबल वो क्या क्या काम कर सकता है एज एन एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ माइनर? The minor can draw, deliver, and endorse negotiable instruments. For example, bill of exchange, promissory note, getting that? चेक भी बोल सकते हैं आप। Without himself being liable, very important line। अपने आप को बिना लाइबल किए वो ये सारे काम कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, जिसकी सारी जिम्मेदारी किसकी होगी? प्रिंसिपल की, माइनर की नहीं। ओके okay? तो बच्चों विद दिस पॉइंट नंबर 10 आई I stop my lecture, and from point number 11 we'll discuss from next lecture। मुझे लगता है ये अभी कंप्लीट हो जाएगा एंड देन विल बी डिस्कसिंग सेकंड पॉइंट, पर्सन ऑफ साउंड माइंड। फिर उसके डिस्कशन हम डिटेल में करेंगे एंड देन डिस्क्वालिफाइड पीपल। ओके, प्रिजनर्स, कन्विक्ट्स, ये सारी चीज, लोग जिनको कॉन्ट्रैक्ट करने का अलाउड नहीं है, ये सारी चीजें आगे के लेक्चर में आएंगी। बच्चों जितना हम पढ़ रहे हैं उसको जरा एक बार रीडिंग जरूर करो, एक 15-20 मिनट लेकर कि लास्ट लेक्चर में क्या हुआ था, जरा एक रीड कर लेंगे ना तो आगे के लेक्चर की कंटिन्यूटी आपको मिल जाएगी। चलो बच्चों, सो हैव यू एनी डाउट? अब तक के लेक्चर में किसी को कोई डाउट पूछना है? चलो देन आई स्टॉप।